जय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। एक बार फिर से एक नई वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर से हमारे गुरु और राजनीतिक विश्लेषक श्री लोकेश सलारपुरी जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीतिक घटनाओं के बारे में और राजनीतिक स्थिति के बारे में उनसे पूरी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत वासिल भाई। और लोकेश जी, क्या वर्तमान स्थिति है इस वक्त उत्तर प्रदेश की? क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के सबसे अधिक सीटें रखने वाला राज्य, सबसे बड़े, यहाँ पर पूरे देश के ऊपर इसका इफेक्ट जाता है। जो यहाँ से जीत करके जाएगा, जो ज़्यादा सीटें लेकर के जाएगा, उसी की सरकार बनने का काम अक्सर होता है। तो क्या हालात आपको लग रहे हैं? देखो, वैसे तो अभी पहले चरण में खाली 8 सीट पर चुनाव है यूपी की। 19 तारीख में चुनाव होगा। लेकिन जहाँ तक अगर आप पूरी यूपी की बात पूछना चाह रहे हैं, जो फिलहाल का सिनेरियो मुझे नजर आया वो ये है कि शायद बीजेपी को ठीक ठाक गड्ढा यूपी में लगेगा। मेरा मानना यह है कि लगभग 30 सीट, 30, 35, 40 के करीब सीट बीजेपी यहाँ लूज कर सकती है। 72 में से 35-40 80 सीटें हैं कुल यूपी में। फिलहाल उनके पास शायद 64-65 कितनी है, लेकिन मुझे लगता है कि 30-35 सीट लूज करेगा, नहीं 40-45 के आसपास भाजपा रह सकती है। 80 में से? जी, 80 में से। एक अलंकार आता है, अतिशयोक्ति अलंकार। मुझे तो आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आप अतिशयोक्ति अलंकार हाइपरबोल में बोल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोट है, मुझे तो नहीं लगता कि वो किसका हो। जो अति पिछड़ा वोट है, चाहे वो कश्यप हो, चाहे सैनी हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे वो खटीक हो या फिर वाल्मीकि वोट, कहाँ से खटकता खिसकता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखो, मैं आपको कैराना सीट का उदाहरण देता हूँ। फिलहाल जो सीट है, कैराना है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, आपका सहारनपुर है। आप जरा इन सीटों को सिनेरियो देखिए और फिर गहराई से नजर डालिए कि बसपा ने क्या खेल कर दिया। फिर आप देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या असर है। फिर आप देखिए केजरीवाल की गिरफ्तारी का क्या असर है। बहुत सारे राजनीति दरअसल एक केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों की चीज है। तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों फिलहाल भाजपा के बिगड़े हुए हैं। यूपी की बता रहा हूँ मैं केवल आपको, ऐसे पूरे देश की स्थिति भी यही है। तो जैसे कैराना में बसपा ने किसको टिकट दिया? हिंदू को। लोगों को उम्मीद थी शायद मोमडन को देंगे और मुस्लिम वोट आपस में बढ़ जाएगा। तो दो चीज आप नोट कर लीजिए वासिल भाई कि एक, पहली बार मुस्लिम वोट बिल्कुल भी नहीं बटेगा, एक चीज। दूसरी बात, इस बार एक ऐसी चीज हुई जिसपे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। मैं किसी विश्लेषक को नहीं देख रहा हूं जो इस बात को इंगित कर रहा हो। दलित समुदाय की जो सबसे बड़ी कमजोर नस है, दुखती रग है, वो है संविधान। और अनंत हेगड़े हैं वहाँ के, जो पुराने मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, रामकृष्ण हेगड़े जी, उनके बेटे हैं, सांसद हैं भाजपा से। उनका एक बयान आया था कि हमें 400 प्लस सीट इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान बदल सके। जैसे ये चीज आई तो दलितों में अंदर खाने जबरदस्त इसका करंट गया। तो आप बात का यकीन रखिए, दलित और मुस्लिम दोनों समुदाय बटेंगे नहीं। ये जो भी जीतने वाला कैंडिडेट होगा बीजेपी के सामने, वहां चला जाएगा। तो वही सिनेरियो आपको कराना भी दिखाई भी दे रहा होगा। दलित बसपा पार्टी ने ठाकुर को वोट दे दिया, टिकट दे दिया। हालांकि वो अलग बात है कि ठाकुर वोट शायद इकरा का समर्थन करेगा। जहां तक मेरा अपना अनुमान है, कल शायद उनकी पंचायत मीटिंग है कैराना सीट की, बता रहा हूँ आपको। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कल तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कल के लिए। कल जो उनकी जहां जो निर्णय लिया जाएगा उस सम्मेलन में, उस महापंचायत में, वो देखने वाली बात होगी। 90% मुझे लगता है कि शायद वो इकरा का समर्थन करेंगे फिलहाल, अपने समाज का प्रत्याशी होने के बावजूद। जी जी बिल्कुल, उन्हीं को, इकरा को समर्थन करेंगे, क्योंकि यूपी में पूरा ठाकुर उद्वेलित है। यूपी का पूरा ठाकुर बीजेपी के खिलाफ खड़ा है। उसके पीछे बहुत सारी वजह है, वो एक पूरी एक अलग बहस का मुद्दा है। क्यों है, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको कभी बता दूं, दोबारा आप मुझसे बात करेंगे तो ये सारे सीनियर बनते जा रहे हैं। आप सहारनपुर की सीट देखिए, आप बिजनौर की सीट देखिए, आप मुजफ्फरनगर की सीट देखिए, आप मेरठ की सीट देखिए। आप सब जगह जब बारीकी से नजर डालेंगे तो लगेगा कुछ तो खेल किया है बसपा, सपा और कांग्रेस ने मिलकर गेम तो खेल दिया बीजेपी के साथ। अच्छा, मैंने ये वीडियो शुरू होने से पहले कहा था कि आज हम परिचर्चा करेंगे। इंटरव्यू ना हो करके एक परिचर्चा है। दोनों इसमें एक दूसरे से हम राय मशवरा करेंगे, परिचर्चा करेंगे हालात पर, जो वर्तमान स्थिति है, ठीक, उस पर बात करेंगे। तो उसमें जैसे हम बात करें कि ये जो ठाकुर समाज है, ठाकुर समाज के नाराज होने का बहुत बड़ा कारण राजा भोज है। उनका कहना है कि उनके सर से, उनके राजा का, उनके जो पूर्वज थे, उनका साया छीन लिया गया, उनके साथ बदतमीजियां हुई, गुर्जर समाज ने उनके साथ बुरा भला कहा, उनकी शान में गुस्ताखी की। इसका भी बहुत विरोध है। देखिए, ये गलत धारणा है। ये केवल आपको कैराना सीट पर लगता है, चूंकि आप प्रदीप चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और चूंकि यहाँ हमारे सहारनपुर में गुज्जर गौरव यात्रा निकली थी,
तो लोगों को ये लगता है कि शायद ये विरोध है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी यूपी में विरोध है। विरोध के पीछे वजह है दूसरी। आप राजभर को देखिए, आप नोट कीजिए। राजभर जी 2022 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत गलत सलत कहा था, जो वीडियो भी पड़ी हुई है, आप भी चेक कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मैं इस आदमी के हाथ में कमंडल दे दूंगा, यानी मुख्यमंत्री योगी जी के हाथ में मैं कमंडल दे दूंगा, इनको भीख मांगने के लिए इन्हीं के प्रदेश में भेज दूंगा। बड़े बोले उत्तराखंड में जी, उनके बड़े बोले बयान थे, वो वीडियो पड़ी हुई है, आप तलाश करेंगे उसमें पड़ेगा, आप लगा भी सकते हैं इसमें। अब चूंकि मुख्यमंत्री जो हमारे हैं वो ईमानदार है, नो डाउट, जिद्दी बहुत ज्यादा है। अब क्या हुआ कि उनको ठाकुर हैं तो जिद्दी तो होंगे। राजभर को मंत्री बनाने के लिए बहुत ज्यादा दबाव भाजपा की केंद्रीय की तरफ से आया, यानी अमित शाह या आपके पीएम मोदी जी की तरफ से बहुत तगड़ा प्रेशर आया योगी जी के ऊपर कि आप राजभर को मंत्री बनाइए। जबकि योगी जी नहीं चाहते थे, उनको मंत्री बनाया गया, लेकिन वो भूल नहीं पाए। अब हुआ क्या है कि मैसेज ये चला गया, पूरे देश के ठाकुरों मैसेज चला गया वैसे तो, ये कि अगर दोबारा मोदी जी और ये लौट करके आते हैं, चुनाव में जीत करके आते हैं, तो जैसे वसुंधरा राजे के साथ किया गया, जो येदियुरप्पा के साथ किया गया, जो खट्टर के साथ किया गया, और जो शिवराज चौहान के साथ किया गया, रमन सिंह के साथ भी किया गया, कि जो पुराने मुख्यमंत्री इतने थे उनमें कुछ ठाकुर भी थे, कुछ ठाकुर नहीं भी थे। तो संभावना पूरी पूरी ये लगी ठाकुर समाज को कि ये अगर दोबारा जीत के आए तो योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। ये मैसेज ठाकुरों में चला गया। अगर आप ठाकुरों को अंदर से बात करेंगे, डीपली बात उनसे करेंगे, तो ये दर्द उनका उभर के सामने आता है। ये बात मैंने खुद भी कई लोगों से बात हुई है। तो ये मैसेज है, इसलिए ठाकुर पूरे प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में विरोध में आज की तारीख में भाजपा के खड़ा हुआ है। जीत, अब कैराना सीट पर अगर हम आए, कैराना सीट पर हम जीत के क्या समीकरण देखते हैं? प्रदीप चौधरी की जैसी नाराजगी है, जिस प्रकार से अपने ही समाज में उनकी नाराजगी है, वो जनता के बीच नहीं पहुंच पाए, जबकि वो बेचारे कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई इतनी लंबी लोकसभा है, मैं कहाँ तक कवर कर सकता था, जहाँ तक मुझसे हुआ मैंने जानने की कोशिश की, लोगों के सुख में और दुख दर्द में मैं शामिल भी हुआ, फिर भी इतना विरोध क्यों है उस आदमी का? देखो वासिल भाई, आप कई लोग मेरे से इंटरव्यू करते रहते हैं बार बार, लगभग मेरे ख्याल से ऑन कैमरा सबसे पहले जिले में मैंने कही थी बात ये कि प्रदीप चौधरी का बहुत तगड़ा विरोध होने वाला है। मैं अकेला आदमी था, तब लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आया था, तब ये माहौल भी नहीं था। आज वो बात सामने आ रही है, प्रदीप चौधरी का विरोध है, नो डाउट, पूरा विरोध है। हालांकि चुनाव के बारे में भविष्यवाणी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं, मैं भविष्यवाणी करना भी नहीं चाहता, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि प्रदीप चौधरी संकट में फिलहाल है। तो कैराना सीट की स्थिति है। कैराना सीट में, कैराना लोकसभा की अगर हम बात करें तो कैराना विधानसभा से क्या स्थिति रहेगी? वो मोटा मोटा सा सिर्फ मैं आपको 5 विधानसभा की बता देता हूँ। हाँ, मजा आएगा, हमारे दर्शकों को देखने में मजा आएगा और हमें बात करने में मजा आएगा। 5 विधानसभा की स्थिति देखिए। कैराना से मेरा अपना अनुमान ये है कि लगभग कोई 140 और 150, 1,40,000, 1,50,000 के करीब वोट एक राशन लेके आएगी। लगभग 40-50 की लीड कैराना से एक राशन लेके आएगी, इसमें कोई शक सुबह किसी को नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं आप थाना भवन। थाना भवन में पिछली बार भी प्रदीप चौधरी बहुत ज्यादा वोट से नहीं जीत पाए थे, थोड़ा सा ही मार्जिन था। इस बार तो वहां से भी ठाकुरों का विरोध भी शुरू हो गया। उसके बाद आप आइए शामली से। 10-15 से हार भी सकता है वहां से, 10-15 के करीब संभावना यही, शायद 8-10 वोट से भाजपा पीछे रह जाए। भाजपा पीछे रहेगी, मेरा भी यही मानना है। जी। शामली में पीछे रहेगी सपा। शामली में बिल्कुल 10-15 से शामली में भाजपा आगे रह सकती है। 20 से 25 हजार, मेरा अनुमान 10-15 का है। 20 से 25 हो सकता है, ये आपका अनुमान है, अपने अनुमान है। बहरहाल वो भाजपा वहां लीड लेगी, इसमें कोई शक नहीं। गंगो, हाँ भाई, गंगो 2019 में बहुत भयंकर लीड देके गए थे प्रदीप चौधरी, लेकिन तब एक जो लीड कहां से हुई थी, वेव थी, लेकिन लीड कहां से आई थी आप देखें। वो जब तक गंगो ब्लॉक में रहे तब तक वो लगभग बराबरी पे थे, लेकिन जैसे आप तब लोग की काउंटिंग होनी शुरू हुई थी तो लीड पे चले गए। दलित प्लस ठाकुर वोट आया था। इस बार ठाकुर वोट तो हट ही रहा है सीधे। तो इस बार गंगो में शायद 10-15 हजार वोट से भाजपा पीछे रह सकती है। कल और बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है प्रदीप चौधरी को, चाहे वो ठाकुर की तरफ जाए, ऋषिपाल राणा की तरफ में, या फिर इकरा की तरफ। नुकसान तो होगा अगर वो जाते हैं बसपा के साथ ठाकुर, तो जितना नुकसान होगा, और अगर वो इकरा के साथ जाते हैं तो उससे दुगना नुकसान होगा। इधर प्लस हो जाएगा ना, इधर प्लस हो जाएगा वो। तो गंगो से मैं मान के चलता हूँ 10-15 हजार वोट का भाजपा को लॉस रहेगा, इस बार पीछे रहेगा भाजपा कैंडिडेट। अब आप आइए नकुड़ विधानसभा पे, तो सीट क्लियर हो गई फिर से ज्यादा। तो अब नकुड़ और बाकी वो भी सुन लो, जब आपने पूरा छेड़ दिया तो भाई पूरा सुन लो भाई। नकुड़ विधानसभा से पिछली बार भी प्रदीप चौधरी हार के आए थे, इस बार भी स्थिति इतनी ही और ज्यादा डाउन है। वहां पे भी ठाकुरों का 10,000 25-30 हजार वोट से इस बार नकुड़ से हार के भाजपा आ सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भाजपा इस पूरे जो गैप है, जो गड्ढा है, इसे भर पाएगी। हालांकि आप देख सकते हैं, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए,
सबसे पहले सबसे तेज लोकनायक समाचार पर यहाँ घोषणा हो रही है। लोकेश सलारपुरी जी के लोकनायक समाचार से इस बात की पुष्टि हो रही है कि एक इस बार इतिहास रचने जा रहा है। इकरा हसन वर्तमान स्थिति में आने वाले एक हफ्ते के अंदर क्या स्थिति होगी उसके बारे में हम भविष्य के बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में, आज की स्थिति में इकरा हसन 50 से 60 हजार वोट से चुनाव जीतने जा रही है। इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब देखिए दो बात और भी, चूंकि आपने कहा निष्पक्ष परिचर्चा होनी बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। तो चूंकि प्रदीप चौधरी का विरोध है, तो इतनी लंबी लोकसभा है, विरोध कोई बड़ी बात भी नहीं होना, हो सकता है उसके कुछ 2-3 कारण भी हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, इस पूरे विरोध में अगर 50% या 40%, 30% योगदान प्रदीप चौधरी का अपना है, तो बाकी योगदान पार्टी का भी है। नाराजगी नाराजगी भाजपा के प्रति भी उतनी ही ज्यादा है जितनी प्रदीप चौधरी के लिए हो सकती है। अगर भाजपा का ग्राफ ऊंचा होता तो प्रदीप चौधरी के प्रति नाराजगी छुप जाती। एक तो करेले की बेल ऊपर से नीम पे चढ़ गई जी। प्रदीप चौधरी का आप जरा एक टेक्निकल बात समझिए। प्रदीप एक लगभग कोई 125 किलोमीटर लंबी लोकसभा है, 153 किलोमीटर लंबी लोकसभा है। आप ये बताइए, प्रदीप चौधरी सबसे मिलना संभव वास्तव में नहीं है, ये तो बात सच है, सबसे नहीं मिल सकता सांसद। लेकिन कुछ चीजें उनकी तरफ से बहुत गलत हैं। जैसे जो उनका ठिकाना गंगो, यानी कैराना लोकसभा में जो उनका ठिकाना गंगो है, वहां कोई मतलब प्रबंधन सही नहीं है। आदमी आता है, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई चाय पूछने वाला नहीं होता। इसके मुकाबले और जितने नेता उनका सिस्टम सही है, एक बात। दूसरा, जो लोगों के अंदर चर्चाएं हैं, जो मैंने सुनी है लोगों से, यार ये कैराना लोकसभा के तो कैंडिडेट हैं और सहारनपुर लोकसभा में इनका निवास है, ये भी फर्क पड़ता है। ये स्थिति जो चौधरी परिवार है उनके साथ भी है, वो गंगो बैठते तो उनके ज्यादा प्लस में रहते, ये इसका बात का फर्क पड़ता है। तो प्रदीप चौधरी की जितनी अपनी गलती है, उससे ज्यादा गलती भाजपा की भी है। चलिए काउंटिंग में करते हैं। सबसे पहले प्रदीप चौधरी के नेगेटिव पॉइंट देखिए, प्रदीप चौधरी के नेगेटिव पॉइंट पर्सनल बहुत कम है। उनके ऊपर आप कोई नहीं, जैसे एक तो निवास हो गया उनका, एक निवास हो गया, उन्हें घेर का हाँ ये हो गया, मिसमैनेजमेंट हो गया। एक लोगों से मिलते नहीं है, लोगों से मिलते भी है जितना मिलते हैं, लेकिन हाँ एक जैसे गंगो में मैंने चर्चा सुनी है, वो है कि यार 5-7 लोग इन्हें घेरे रखते हैं, किसी की बात नहीं होने देते। तो हर नेता के साथ होता है अक्सर, ये कोई बड़ी बात शार्प नेता होता है, इस चीज को बचा लेता है। एक बात तो मैं कहूंगा, प्रदीप चौधरी इस पूरे मैनेजमेंट को सही नहीं कर पाए। और 6 महीने पहले मैंने ही कहा था नाराजगी, अगर कम से मेरा वीडियो ने देखा होता तभी वही ध्यान देना शुरू कर देते, जो स्थिति आज है ये ना होती। अच्छा, और फिर भाजपा से नाराजगी, मैं मान के चलता हूँ कि भाजपा से नाराजगी ज्यादा बड़ा फैक्टर है। देखिए, कैराना लोकसभा का क्षेत्र ऐसा है जहां जाट वोट प्रभावी है और आपका किसान मूवमेंट भी प्रभावी है, महिला पहलवानों का मामला भी वहां जुड़ता है, बेरोजगारी, महंगाई, ये अलग मुद्दे हैं। मैं तो इससे बड़ी बात मैंने ये देखी है कि जो अग्निवीर वाला मामला है, बहुत गुस्सा है जाट प्लस गुज्जर समाज में, इतना ज्यादा रोष है इस बात को लेकर के। क्योंकि मैं अक्सर जब हम रोड पर निकलते थे, चाहे वो कवरेज के लिए निकले या वैसे काम के लिए, मैं अक्सर देखता था कि जाट समाज की लड़कियां रोड के पास में जो खेत होते थे या फिर फील्ड होती थी, वहां पर लॉन्ग जंप की, हाई जंप की प्रैक्टिस करते मिलती थी, जो कि हमारे यहाँ में कम और शामली साइड में ज्यादा देखने को मिलता था। लेकिन जब से अग्निवीर योजना आई है, कोई तैयार नहीं है, बहुत ज्यादा रोष है। आप एक बात बताइए, ये तो मुद्दा है ही है, क्योंकि भाई हमारे जो इधर के वेस्ट यूपी के जो बच्चे गुज्जर के हों, जाट के हों, जितने भी मार्शल लिस्ट के बच्चे थे, वो ज्यादातर तैयारी पुलिस की, मिलिट्री की करते थे। अब उसमें अग्निवीर योजना लागू हो गई तो उनका धक्का तो लगा ही है, जाहिर सी बात है, नुकसान तो हुआ ही है। और शामली शुगर मिल को लेकर सालों तक धरने चल रही है पेमेंट के। इस बार अभी पता नहीं कैसे कैसे पेमेंट कराई होगी, लेकिन लोगों के दिमाग में तो है। सांसद जी का उसमें कोई अगर सीधे इंटरफियर करते, कुछ ना कुछ कर सकते थे, ऐसा नहीं कि वो इस स्थिति में नहीं थे, तो लाभ मिलता उसका, वो नुकसान में चलेगी चीजें, क्योंकि। अच्छा, वापस आते हैं दूसरे प्रत्याशी की ओर, श्रीपाल राणा पर। श्रीपाल राणा की क्या पोजीशन रहेगी, कितने वोट में, क्या वर्तमान में क्या स्थिति है? मेरी बात भी हुई उनके उस बारे में, और जो मैं अपना अनुमान है वो बाद में बताऊंगा, पहले आप बता दीजिए कहाँ तक जाएंगे। श्रीपाल राणा का इस पूरी कैराना लोकसभा में सिर्फ इतना योगदान रहेगा कि एक जो माहौल बन गया था प्रदीप चौधरी के खिलाफ के भाई विरोध है, नाराजगी है, अब चूंकि ठाकुर वोट खड़े हैं और बसपा से उनका टिकट है, सिर्फ इतना योगदान रहेगा कि उसको वो थोड़ा बढ़ा देंगे। उनको कितना वोट मिलेगा मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है ठाकुर समाज भी इकरा को ही वोट ज्यादातर देगा। दलित वोट कितना मिलेगा इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि दलित वोट इस बार इंटैक्ट है, कि वो न लगता तुम्हारे संविधान पर खतरा आएगा। बिलो 2 लाख, 2 लाख से नीचे रहेंगे वो, मेरे हिसाब से 2.25 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 1 और 2 के बीच में कहीं रह सकते हैं।
चलिए, अब तीसरे प्रत्याशी की बात करेंगे। युवा, शिक्षित, सौम्य, सभ्य, संस्कारवान, सारी जितने अलंकार हैं सबके सब अगर लगा दिए जाए तो उन अलंकारों को उससे मिल करके एक नाम बना इकरा हसन। आजकल बड़ा चर्चा है इकरा हसन का। अगर हम मुस्लिम समाज को तो इस बार भूल ही जाएं, उनकी तो हम चर्चा ना भी करें, उनके बारे में बात ना भी करें, और जैसे हम गुज्जर समाज में जा करके देख रहे हैं या दूसरे जाट समाज में, दूसरे हिंदू बिरादरी के हिंदू लोगों में देख रहे हैं, सिख समाज में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है इकरा हसन की जो ऐसा लग रहा है इस तरह से चुनाव लड़ रही है इकरा हसन, जिस तरह से कभी हम टीवी सीरियल्स, जो बड़े बड़े टीवी सीरियल्स हॉलीवुड की वेब सीरीज या नेटफ्लिक्स पे आते थे, कि वो ड्रेस सेंस कैसा होना चाहिए प्रत्याशी का, उसको किस तरह से बात करनी है, पूरा मैनेजमेंट से उसको लॉन्च किया गया है। देखिए, लॉन्च नहीं का सब कुछ कई बार ऑटोमेटिक हो जाता है। सबसे पहली बात, जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें सबसे मजबूत अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड किसी की है तो इकरा हसन की है। कैसे? उनके दादा सांसद थे, उनके पिताजी दो दो जगह से सांसद रहे हैं, बल्कि वो तो चारों सदनों के मेंबर रहे हैं, एक रिकॉर्ड है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका। उनकी माताजी 2 बार सांसद रही हैं, खुद इनका भाई कई बार का विधायक है। तो इतनी मजबूत बैकग्राउंड वाले लीडर वो है। चुनाव में आ रही बहुत मासूम लड़की, नई उम्र की बच्ची, इनकी माताजी के नाना भी सांसद रहे, वो भी सांसद रहे हैं। तो इतनी मजबूत पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका। एक चीज और भी है, जो उनका घराना है वो कभी हिंदू मुस्लिम में नहीं फटा। उनका हिंदू गुजरों का भी समान था, मुस्लिम गुजर का समान, और जाट भी। और जाट भी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब 6 आदमियों में से 3 आदमी, जब पापा जी की डेथ हुई तो 6 में से 3 आदमी जो थे वो जाट थे उनके साथ। बहुत सारे लीडर अब कहीं भी कहते हैं हमारे पिता ये थे, हमारे दादा ये थे, हमारे वो थे, ये थे, वो थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुनव्वर हसन वो आदमी था कि जो कहीं से जाके चुनाव लड़के जीत आता था। अच्छा, मुनव्वर हसन ने कभी नहीं कहा कि मेरा बाप दादा ये थे वो थे? नहीं, वो कभी नहीं कहता। तो आज बहुत डाउन टू अर्थ था, वन मैन आर्मी। बहुत बढ़िया राजनीति करता था वो आदमी। भगवान ने उनको जल्दी छीन लिया, नहीं तो सिलसिला कुछ और ही होता है इस इलाके का। बढ़िया लीडर थे। अच्छा, कोई इस तरह का आरोप भी नहीं है कि भाई कोई रिश्वत का आरोप या इस तरह का कोई आरोप हो? कोई इस तरह की भी आरोप नहीं है? इकरा हसन के मासूमियत ही अपने आप में 50,000 वोट का फैक्टर उनकी मासूमियत ही डाल रही है। जिसके पास जाती है वो क्या कहते हैं लोग? हाँ, अरे अरे, मतलब बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ रखते हैं और दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मैंने कई जगह महसूस किया है। मैं वीडियो भी देखता हूँ आप लोगों के। मैं तो किसी प्रोग्राम में नहीं जाता, कभी भी किसी प्रोग्राम में जाता, किसी पॉलिटिकल में। ना मेरा किसी पार्टी पॉलिटिक्स से लेना देना है, ना मैं किसी पार्टी का मेंबर हूँ, ना मैं किसी पार्टी से मेरा कोई विशेष लगाव है। आप और हम आप ही थे। हम तो कभी आप ही थे। आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी इसलिए ताकि जुबान पे फिर लगाम, साथ ही छोड़ दी आपने, छोड़ दी पीछे पीछे। जुबान पे लगाम लगती है। अगर हम किसी खास विचारधारा जुड़ते हैं जुबान पे लगाम लगती है, हमें फिर विचारधारा वो पकड़नी पड़ती है, जबकि फिर हम पे हमारी आजादी में खलल पड़ता है। इसलिए मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं हूँ। अगर मुझे भाजपा की कुछ अच्छी लगती है तो मैं भी बोल देता हूँ। बिल्कुल। तो 50,000 वोट ये रखा मासूमियत का एक तरफ रखा, बिल्कुल रखा सर। 50,000 वोट से तो उनकी केवल मासूमियत के नाम पे 50,000 से गिनती स्टार्ट होती है। और बाकी जो स्टैक है मोमडन वोट का, वो एक अलग मुद्दा है पूरा का पूरा। अच्छा, उसके अलावा और क्या प्लस पॉइंट है उनके साथ में? एजुकेटेड है। आपको बहुत कम लोगों को पता होगा, नाहिद हसन की एक इमेज बना दी गई लड़ाकू इस टाइप की। कभी आप नाहिद हसन की अंग्रेजी देखना, विदेश से पढ़े दोनों बच्चे, ये बहन भाई दोनों विदेश से पढ़ के आए हैं, क्या बेहतरीन अंग्रेजी बोलते हैं वो। तो वैसे भी अपने आप में बहुत बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। नाहिद ने तो साबित भी कर दिया। एक उसकी इमेज बनी जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। सही भी है, अगर आप जनता के लिए लड़ते हैं, अगर आपकी जनता को दिक्कत है, उसके लिए वो आखिर तक जाता है। ये हर लीडर में क्वालिटी नहीं मिलती। अब क्या, चूंकि वो गलती क्या हुई कि जब उनका उभार हो रहा था तब देश में एक सांप्रदायिकता उभार भी चल रहा था। ये उस आदमी की एक तरीके से बदकिस्मती है। अब वो उतार पे है, वो उभार, वो तो जो इनका असली गुण है दोनों बहन भाई वो उभर कर अब सामने आएंगे चुनाव में। उन्होंने अपना किला बना लिया कैराना को इतना सुरक्षित किला बनाया उन्होंने, इतने वहां पर इस तरह से लोगों को मैनेजमेंट किया है उन्होंने। कैराना की बात कर रहे हैं, पूरी लोकसभा उनका सुरक्षित किला बन चुका है आज की तारीख में। अच्छा, एक विरोध था जो आज माननीय सांसद प्रदीप चौधरी जी के बारे में था, विरोध है कि वो लोगों से मिलते नहीं है, जाते नहीं है। इस बीच में हमारी बात आज से 4-5 महीने पहले विधायक जी से हुई थी, नाहिद हसन जी से मुलाकात हुई, सरसरी से मुलाकात थी। उन्होंने कहा भाई और ठीक है, सब बात अच्छी है। ठीक है कि और कोई नाराजगी कोई बात, क्योंकि जब भी वो मिलते थे हम यही कहते थे विधायक जी आप आते तो हो नहीं, मुलाकात तो होती नहीं आपसे। तो उनका यही कहना था भाई इतने लंबी लोकसभा है, कहाँ कहाँ मुलाकात होगी, और अपनी लोकसभा से बाहर भी मुझे लोगों से मिलना पड़ता है। तो वो ये कहते थे। इस बार जब उन्होंने हमारे से बात कही तो हमने उनसे सिर्फ यही बात की थी, कोई नाराजगी नहीं है। उनका सवाल यही था कि अब क्या हुआ, नाराजगी क्यों नहीं है। मैंने कहा जी इकरा आ जाती है, उससे मुलाकात हो जाती है, और लोगों को कोई काम भी ऐसा खास नहीं है। लोग अपने नेता से जब लोग इस तरह के राजनीतिक लोगों से मिलते हैं तो
तो उसी में वो संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई हमारी जनता के बीच है, इकरा ने ये काम भली भांति किया है। देखिए 19 अप्रैल या 4 जून तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ हरा हरा है। पता नहीं चुनाव जीत हार अलग चीज है, मैं इसमें नहीं जाता क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि चुनाव रातों रात बदल जाते हैं। और भाजपा एक चुनावी मशीन है, उनके पास सारे संसाधन है कि चुनाव को बदल सकते हैं। प्रदीप चौधरी का फाइट से बाहर मत समझिए, भाजपा की चुनावी मशीन बहुत मजबूत है। हालांकि चांस मुझे कम लग रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, चुनाव बदल सकता है, मैं इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकता। हम तो वर्तमान स्थिति पे अब बात कर रहे हैं। देखिए, चूंकि प्रदीप चौधरी का 5 साल का कार्यकाल लोगों ने देख लिया, अब सवाल ये है कि अगर किसी वजह से आप चुनाव के बाद में इकरा सिंह जीत जाती है, मुद्दा है कि सरकार बदलती है कि नहीं बदलती है, ये मुद्दा भी नहीं है एक तरीके से। अगर वो सांसद बन जाती है तो वहां के बाद इनकी असली परीक्षा वहां के बाद शुरू होगी। क्योंकि जो प्रदीप के सामने दिक्कतें थी, 153 किलोमीटर लंबी लोकसभा है, ये दिक्कत उनके सामने भी है। 153 ही रहेगी। 153 ही रहेगी, क्योंकि प्रदीप तो आदमी थे, पुरुष थे, उनके पास संसाधन थे, बड़ी पार्टी थी। इकरा हसन लड़की है, नई उम्र की लड़की है। अब उसकी असली परीक्षा शुरू होगी जिम्मेदारियों के आने के बाद, चुनाव जीतने के बाद। एक चीज मैं और बताऊं, होता क्या है लीडर के साथ में कि कुछ 5-7-10 लोगों को जमा उड़ाते हैं, उन्हें चारों तरफ से घेरे रखते हैं। अगर उस घेरे को तोड़ के आम जनता के बीच में चली गई इकरा हसन, तो कामयाब हो जाएगी, हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगी। ये घेरा प्रदीप चौधरी नहीं तोड़ पाए, बहुत सारे लीडर नहीं तोड़ पाते। किरत सिंह ने किसी हद तक तोड़ा है, तो फिर कह रहा हूं। मैंने एक बहुत पुरानी वीडियो में हमारे यहाँ की बहुत प्रचलित कहावत है वो कही थी, आज फिर से कह देता हूँ कि माँ पे धी पिता पे घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जिस तरह नाहिद हसन है वो एक अंश है मुनव्वर हसन का। जिस तरह की राजनीति मुनव्वर हसन किया करते थे उस दौर में, क्रांतिकारी राजनीति, जाकर के दबंगई से काम कराने वाली राजनीति, अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से काम निकालने वाली, अपने लोगों के हित के लिए लड़ने वाली, उसी पैटर्न पर काम करते हैं नाहिद हसन। स्थितियां नहीं है एक उस चीज अंतर आ के। गया वासिल भाई, वो जब राजनीति करते थे तब में अब की जमीनी स्थिति में जमीन आसमान का फर्क आया। तब सोशल मीडिया इतनी पावरफुल नहीं थी। हाँ, वो इमेज बना देती है, इमेज बना देती, इमेज बिगाड़ भी देती है। बिल्कुल। इमेज आज ओवरनाइट इमेज बदलती है, बिगड़ती भी है और बनती भी है। तो इन जो अब लीडरशिप जितने भी आ रही है, चाहे इकरा हसन है, चाहे कोई उधर कोई और जितने लीडर हैं, इनके सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंट भी नजर आती है, जैसे इंटरव्यू किया या जब भी उनसे मुलाकात हुई है, जब भी कोई बात हुई है, बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आती है। दूसरे इस तरह से अगर हम प्रदीप चौधरी जी के बारे में बात करें तो वो इतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आते हैं, वो सवालों का सामना नहीं कर मैंने पाए। आपको एक ही बात की, अब तो सब कुछ हरा हरा है, चुनाव तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है, टेम्पो बना हुआ है चुनाव का, उनका उम्मीद है शायद जीत भी जाएंगी। बात मैंने फिर कही कि 4 जून के बाद अगर वो जीत जाते हैं, उसके बाद उनकी असली परीक्षा शुरू होगी, तो उनके फ्यूचर के बारे में उसके बाद बात करेंगे। फाइनल वर्डिक्ट, देश में वर्तमान स्थिति इंडिया गठबंधन और एनडीए की क्या रहेगी? फाइनल वर्डिक्ट। देखिए, चुनाव फेयर अगर होता है तो इंडिया गठबंधन ठीक ठाक कंडीशन सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगा। तो ये थे लोकेश लालपुरी जी, बहुत अच्छे से, बहुत तसल्ली बख्श ये आज परिचर्चा हुई, हमने इस बारे में बात की और बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ बात हुई। यहाँ हमारी पश्चिम की राजनीति को लेकर भी बात हुई, उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति को लेकर के भी बात हुई, किन हालात की वजह से भारतीय जनता पार्टी नुकसान में जा रही है और हमारी सीट से हमारे प्रत्याशी जो है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और निर्वर्तमान सांसद हैं प्रदीप चौधरी, उनको किन चीज़ों से नुकसान हो रहा है, उस बारे में भी हमने बात की है। तो आपकी जो राय है वो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें बता सकते हैं कि प्रदीप चौधरी जी के जीतने के क्या कारण रहेंगे, उनकी हार के क्या कारण रहेंगे, इकरा हसन के क्या प्लस पॉइंट हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और शिवपाल राणा जो बसपा के प्रत्याशी हैं उनकी क्या स्थिति रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकनायक समाचार। जय हिंद।